नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज आपके सामने चैप्टर नंबर 1 से प्रश्नावली 1.1 लेकर आया हूं। देखिए, चैप्टर नंबर 1 जो आपका कक्षा 10वीं का है, उसमें हमें चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। और रियल नंबर्स के बारे में मैं बात करूं तो ये होती है वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती है जो आपकी परिमेय और अपरिमेय भी होती है, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, वे वास्तविक संख्याओं के अंदर नहीं आती। जैसे हम बात करें -1 की, 1/2 की, √2 की, ये सभी संख्याएं जो है ये वास्तविक संख्याओं के अंदर नहीं आती। देखिए, यदि हम सिंपल सी बात करें रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स का मीनिंग है वास्तविक संख्याएं। वैसे तो जितनी भी संख्याएं होती है सिर्फ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स का मतलब है थोड़ी सी जो सरल भाषा में नहीं होती, उनको छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं, चाहे वो परिमेय संख्या है या वह अपरिमेय संख्या है, ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो हम एक दूसरी वीडियो में करेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पे आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताना था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं मैंने आपको बता दिया कि परिमेय और अपरिमेय होती है, लेकिन कुछ संख्याओं को छोड़कर। अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली 1.1 की तरफ। यहां देखिए, ये प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए? HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात करके बताता हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये जो होता है वो होता है A = BQ + RK। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो होता है A = BQ + RK। देखिए, यहाँ पे यदि हम बात करें A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। R की हम बात करें तो R जो है शेषफल है, Q की हम बात करें तो ये भागफल है और ये भाजक है और ये भाज्य है। कि जिस भी संख्या को हमें भाग करना है उसको हम भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या से भाग करना है वो भाजक होती है। और जो इन दोनों के मतलब रिजल्टेंट आएगा, यानी कि इनके जब हम b को a से भाग करते हैं तो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसको करना कैसे है? सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इसके पार्ट नंबर 1 की। वो ये कह रहा है 135 और 225 का आपने HCF निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए, इसको सिंपल भाग की तरह ही करना है। सिंपल भाग की तरह कैसे? 135 और 225 जब हम इसको भाग करने जाएंगे, एक मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि यहां पर दो तरह के सम आपसे भाग कराने आएगा। एक तो इस तरह लिखा होगा जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में देखा, और एक इस तरह लिखा होगा, या फिर यही संख्या इस तरह भी लिखी आ सकती है। आपको मैं बताऊं कि जो ये नीचे वाला होता है, देखिए ये आपका अंश होता है, ये आपका नीचे वाला हार होता है। जो ये नीचे वाला है हर हालत में बाहर आएगा, बाहर मतलब यहां आएगा,
चाहे वो आपका छोटी संख्या हो चाहे वो आपकी बड़ी हो। लेकिन और में यदि इस तरह आ जाए तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि जो छोटे वाला है वो हमेशा बाहर आएगा। लेकिन P और Q की फॉर्म में अंश और हर की यदि रूप में है तो हमें नीचे वाला हमेशा बाहर लेना है। अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है 135 और 225 को आपस में भाग करना है, यानी कि HCF निकालना है। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए 135 का पहाड़ा मैं यानी कि टेबल जिसको हम बोलते हैं गिनता हूं, 135 गुणा में 2 270। जब भी हम भाग करते हैं सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लेते हैं। हमारे पास पहली स्टेटमेंट 2 है जो 135 से काफी छोटी है। इसके बाद हम दूसरी स्टेटमेंट लेंगे, वो हो जाएगी 22। 22 भी 135 से काफी छोटी है, इसलिए हम तीसरी स्टेटमेंट भी ले लेंगे जो कि 225 है। जो ये 225 है वो 135 से ज्यादा है। अब हमें उसका पारा गिनना है। 135 से कम 135, 135 दूनी 270। अब जो ये 270 है, आप ध्यान से देखिए 270 जो है इससे ज्यादा है, तो इसलिए ये वाली संख्या 1 पर ही जाएगी। तो हमारा ये क्या हो गया? 0। यहां पे 2 है, 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये 1 इससे हासिल लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 गए 9। अब यहां पे कोई ऊपर स्टेटमेंट नहीं बची, कोई ऊपर रकम नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिससे हम भाग दे रहे थे 135 से हम भाग दे रहे थे वो हमने करके देखना है। 135 से भाग दे रहे थे इसलिए हमने उसी को अंदर डाल लिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस वाले को भूल करके और सिंपल सी भाग की बात करते हैं। जैसे मैं यहां पे इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूं। अब आप ये देखिए, ये एक सिंपल सी भाग बन गई। अब मैं उसको दोबारा ले आता हूं, ये इस तरह होगी। अब 90 और ये तीनों ही स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी। अब 90 का पारा हम गिनेंगे, 90 एकम 90। 90 की 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, जो कि 135 से काफी बड़ा है, इसलिए ये भी 1 से ही जाएगा। अब 5 में से 0 गई 5, यहां 3, 3 में से 9 जाएगा नहीं, 1 हासिल यहां से ले लेंगे 13, 13 में से 9 गए 4। अब ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं है। एक हरियाणवी कहावत है, जब सीधी उंगली से गिनना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि जब सीधी भाग ना जाए, जब सीधी डिवाइड ना हो तो हमें टेढ़ी डिवाइड यानी कि टेढ़ी भाग करनी ही पड़ेगी। यानी कि सीधी उंगली से गिनना निकले तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। अब हमने जिससे भाग देना स्टार्ट किया था उसी को अंदर डाल लिया। अब 45 का पारा गिनेंगे, 45 से कम 45 और 45 दूनी 90 और 45 की यदि 3 से करेंगे तो 135। अब आप ध्यान दीजिए 135 तो बड़ा हो गया और ये पूरा पूरा 2 से भाग जा रहा है। ये पूरा पूरा जो है 2 से भाग जा रहा है। कहने का मतलब क्या है? 90 मतलब 0 में से 0 गए 0 और 9 में से 9 गए 0, तो यहां पे शेषफल कितना बचा हमारा? शेषफल हमारा जो बचा वो 0 बचा। अब HCF लिखने की बारी है। HCF वो होता है जिससे पूरा पूरा भाग चला जाता है। देखिए 135 से जब हम इसको भाग कर रहे थे तो शेषफल बचता था, 90 को जब भाग कर रहे थे तो जब भी शेषफल बचा, लेकिन जब हमने 45 से भाग दिया तो शेषफल 0 बचा। इसलिए हमारा जो 45 है, ये वाला 45 है, वो हमारा क्या होगा? HCF होगा। इसलिए 135 और 225 का जो HCF है वो हमारा कितना होगा? 45। अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना है। क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है भाई?
मैंने आपको बताया था ए इक्वल बी क्यू प्लस में आर। अब ए कौन है? ए हमारे यहाँ पे 3 है, 225, 135 और 90, क्योंकि हमने सबसे पहले 135 फिर हमने पहले 225 को भाग दिया है, पहले 225 फिर 135 और फिर आपका 90। और कैसे कैसे सोल्व किया है देखिए, 135 को 1 से गुणा किया, 135 को 1 से गुणा किया, शेषफल 90 आया हमारा। अब 90 को 1 से गुणा किया, 135 को जब हम कर रहे थे तो 90 गुणा में 1 और शेषफल हमारे पास 45 बचा था। अब इसकी बात करें, 90 जब हम भाग दे रहे थे तो 45 गुणा में 2 प्लस में यहाँ पे शेषफल 0, तो जहां पर शेषफल 0 है जिससे हमने भाग दिया वो हमारा क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। वो कह रहा है 196 और 38 220 को आपने भाग देना है और HCF भी ज्ञात करना है। देखिए 196 का पारा हम गिनेंगे, 196 गुणा में 1, 196 को जब हम 2 से करोगे तो 392 आएगा। अब हमें यहाँ पे देखना 3 अक्षर लेके चलने हैं, 382 हो जाता है और 196 दूनी 392 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्या इससे छोटी है तो इसलिए ये 1 पे जाएगा, 196 एकम 196। 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे जो 8 है, 8 में से 9 तो जा नहीं सकता। और पहली बात हमने 1 हासिल इसको दे दिया क्योंकि 2 में से 6 नहीं जा रहा था, तो ये हो गया 12। 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा 7, 17, 17 में से 9 गए 8 और यहाँ पे 3, 1 हासिल इसको दिया था तो 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। अभी ऊपर स्टेटमेंट है, ऊपर रकम बची हुई है इसलिए हमने ऊपर से 2 उतार लिया। अब यहाँ पे देखिए 196 का पारा हम गिनेंगे, लेकिन ये वाली संख्या काफी बहुत बड़ी है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 196 को 9 से करेंगे। 9 6 54, 5 कैरी आ गया, 9 81 और 5 86, 8 कैरी हो गया, कैरी मीन्स हासिल, 9 एकम 9, 9 और 8 17, ये हमारा आ गया 1764। ये तो छोटा ही है तो इसलिए देखो 10 से तो करना होता ही नहीं है, 9 से चला जाएगा 1764। अब देखिए यहाँ पे भी वही समस्या, 2 में से 4 जाएगा नहीं तो हम इससे 1 हासिल लेंगे, तो 12 में से 4 गए 8। यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं तो 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 7 गई 0 और 1 में से 1 गई 0। अभी हमारे पास ऊपर रकम है तो हमने 0 भी उतार लिया। अब हम 196 को 3 से कर लेते हैं, 3 6 18, 3 निम 27 और 1 28 और 3 एकम 3 2 5। अब 196 को हम 4 से करेंगे, 4 6 24, 4 निम में 36 37 38, 4 और 3 7। 196 को हम 5 से करेंगे, ये आ जाएगा 980 और 196 को 6 से करेंगे, 6 6 36, 6 निम 54 और 3 57 और 6 कम 6, 6 और 5 11। तो ये तो बड़ा हो गया तो हमारा कितने पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा तो ये 980 आ जाएगा, यहाँ पे बचा 0। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये पूरा भाग ही चला गया, तो HCF कौन होगा जिससे हम भाग दे रहे थे, हम भाग दे रहे थे 196 से, तो हमारा यहाँ पे 196 जो है वो HCF हो जाएगा। और हमें अब यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में लिखा था। A इक्वल बी क्यू प्लस में R। A यहां पे कौन है 38,220 है। B की वैल्यू कितनी है भाई, देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, B जिससे हम भाग दे रहे थे 196 और Q शेषफल हमारा 195 प्लस में R, R हमारी 0।
अब यहां पे आप देख रहे होंगे 196 और 38,220 का जो HCF होगा वो हमारा कितना आएगा 196। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर थर्ड की। पार्ट नंबर थर्ड में 255। अब यहां पे देखिए बहुत सारे बच्चे जो है इसको करते वक्त 225 लिख देते हैं। ध्यान रखना है कि ये 255 है और 255 को हम भाग 255 से हम 867 को भाग दे रहे हैं। अब यहां पे देखिए 255 का पारा हम गिनेंगे। 255 एकम 55, 2 से करेंगे 255 को जब हम 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 510। 255 को 3 से करेंगे ये आ जाएगा 765। 255 को हम 4 से करेंगे 1020। अब ध्यान दीजिए आप यहां पे क्या देख रहे हो, हमारे पास तो केवल 867 है और 867 तो इससे काफी छोटा है, तो हमें बड़े वाले से छोटा लेना होता है। ये 3 पे जाएगा 765। अब यहां पे 2 0 और 1, अभी कोई ऊपर स्टेटमेंट नहीं बची तो हमें 255 अंदर ले लेना है। अब हम 102 का पारा गिनेंगे। 102 का पारा 1 से करेंगे 102, 102 को 2 से करेंगे 204 और 102 को हम 3 से करेंगे 306। ये भी 306 है, वो 255 से ज्यादा है, तो हमारा कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा। तो 255 को हम कितने से करेंगे भाई 2 से, तो हमारा ये आ गया 204। 1 और 5 अभी फिर से 102 को अंदर डाल लेंगे। 51 का पारा गिनेंगे 1 पे 51, 51 का पारा 2 पे गिनेंगे 102 और 51 का पारा 3 पे गिनेंगे 153। अब ध्यान दीजिए 153 तो ज्यादा, ये 2 पे जाएगा 102, क्या बचा 0। तो अब हम यहां पे यदि इसका HCF लिखना पड़े तो इसका HCF कितना आ जाएगा 51। कितना आ जाएगा भाई HCF कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। इसके बाद हमें इसका भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। A इक्वल बी क्यू प्लस में R। अब ध्यान से देखिए 867 हमारे पास पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे 255 है और तीसरे नंबर की बात करें तो 102 है। अब देखिए 867 कैसे किया, 255 गुणा में 3, 255 गुणा में 3, शेषफल बचा हमारा 102। अब यहां पे 255 को कैसे भाग दिया 102 गुणा में 2 प्लस में शेषफल 51 और इसके बाद हमारे पास है 51 गुणा में 2 शेषफल 0। तो इस तरह हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आप ध्यान से देखिए कि हमें HCF ज्ञात करना था किसकी मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखिए विषम पूर्णांक कौन सा, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये कहना चाह रहा है क्या कोई पूर्णांक 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है, वो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो भी दर्शाना है, क्या दर्शाना है, 6q प्लस 1,
6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस में 5। इसको हमें धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, माना, देखिए भाई, सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने ए को, क्योंकि इसमें भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। तो a हमने कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मान के ले लिया है, और जहां अब आप देख रहे होंगे 6 क्यूब प्लस 3 है ये, तो यहां पे आप देख रहे होंगे a इक्वल बी क्यूब प्लस आर होता है। क्या होता है, a इक्वल, यहां पे ध्यान से देखिए, a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। यहां पे देखिए q के आगे कौन है, b है, तो b, यहां पे q के आगे कौन है, 6 है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 6। कैसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब आप ध्यान दीजिए, हमने दो ही बातें लिखी है कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां पे b की वैल्यू 6 है, और वो कैसे है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जब हम, एक बात यहां पे मैं लिख रहा हूं कि जब हम 6 से a को विभाजित करते हैं, 6 से a को विभाजित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो शेषफल क्रमशः कौन सा, b की वैल्यू यदि 6 है तो 6 से छोटा ही मिलेगा। तो यहां पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एवं 5 मिलता है। जहां 0 भी इसमें इन्वॉल्व है, आर के, और आर से बड़ा होता है बी। यानी कि हमें जब भी हम सीबीएसई क्लास की बात करते हैं तो सीबीएसई क्लास के अंदर 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी चीज को किसी चीज से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, और उसका जो रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। तो 0 इज लेस देन आर और लेस देन बी। अब यहां पे हम एक एक चीज लिख लेते हैं, a इक्वल 6 क्यूब प्लस 0, क्योंकि यहां पे हम r बराबर, देखिए जब हम r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 क्यूब। यदि हम r बराबर 1 रखेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 6 क्यूब प्लस 1। जब हम r की वैल्यू 2 रखेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 6 क्यूब प्लस 2। जब हम r की वैल्यू 3 रखेंगे तो a इक्वल 6 क्यूब प्लस 3, और जब हम r की वैल्यू 4 रखेंगे a इक्वल 6 क्यूब प्लस में 4, और जब हम r की वैल्यू 5 रखेंगे तो a इक्वल 6 क्यूब प्लस 5। अब यहां पर जब हमने a को 6 से भाग दिया है तो हमारा इस तरह सारा का सारा
ये आ जाएगा। और ये देखिए ये क्या है, यहां धनात्मक सम पूर्णांक है और यहां पर यदि हम बात करें यहां धनात्मक विषम। क्यों भाई? क्योंकि इसमें शेषफल 1 है। अब यहां पर सम पूर्णांक है, यहां पे हम बात करें तो यहां पे विषम हो गया। ये हमने कंटिन्यूअसली लिख लेने हैं भाई। यहां सम धनात्मक पूर्णांक है और यहां पर धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहां पर हम थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात करें तो यहां देखिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं होता। लेकिन आप देख रहे होंगे 6q + 2, 6q + 4 धनात्मक सम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाजित हो जाता है। इसलिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। इतना सब कुछ करने के बाद हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने एक एक चीज आपको बड़े आसान तरीके से समझाया कि हमने सबसे पहले a को कोई धनात्मक विषम पूर्णांक माना और b की वैल्यू 6 है। कैसे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब आप देखोगे, जब हम a को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल हमें आपको पता क्या क्या प्राप्त हो जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जहां 0 से बड़ा 0 छोटा होता है शेषफल से और शेषफल छोटा होता है भाजक से। अब हम जब r की वैल्यू 0 रखेंगे तो इस तरह प्राप्त होगा। इस तरह हम सारी वैल्यू पुट कर करके इस तरह लिख लेंगे। और हम जब देखेंगे कि कुछ संख्याएं सम पूर्णांक है और कुछ संख्याएं विषम पूर्णांक है। सम क्यों है और विषम क्यों है? क्योंकि सम इसलिए है क्योंकि वे 2 से अच्छी तरह विभाजित हो जाती है, और विषम क्यों है? क्योंकि वे 2 से अच्छी तरह पूरी भाग नहीं हो पाती। इसलिए हम कह सकते हैं कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में हम इनको लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। ये कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। देखिए भाई, यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जहां पे अधिकतम से अधिकतम पूछा जाए वहां पे हायर कॉमन फैक्टर यानी कि HCF ज्ञात करना है, और जहां पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें यानी कि कम से कम पूछा जाए वहां पे आपको एलसीएम निकालना है। तो हमें यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इसने कहा उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए अधिकतम के लिए अभी मैंने बताया आपको क्या निकालना है, HCF। अब हमारे पास दो संख्या दे रखी है 616 और 32, तो हमें
मैंने आपको बताया था 32 बाहर लेना है और 616 अंदर। अब 32 का पहाड़ा गिनेंगे, 32 एकम 32, 32 को हम जब 2 से करेंगे तो 32 64 आ जाएगा। अब यहां पे देखिए हमारे पास एक संख्या लेने पे कुछ नहीं है, दो संख्या लेने पे तो बड़ी हो जाती है, तो 61 जो है हम आसानी से ले सकते हैं। तो 32 एकम 32, एक पे गया भाई। अब यहां पे एक में से 2 तो जाएगा नहीं, अगले वाले से हासिल लेंगे तो यहां पे 11, 11 में से 2 गए 9, यहां पे बचा 5, 5 में से 3 इजीली जाता है तो 2 लिख दिया। अब ऊपर स्टेटमेंट है, मैंने बताया था जब तक ऊपर रकम है, ऊपर स्टेटमेंट बची हुई है तो आपको सीधा ही भाग करना है। अब 32 ये तो बहुत ज्यादा बड़ी रकम होगी, तो 32 को 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। देखिए ये तो इससे भी छोटा आया, तो हम इसको 9 से कर सकते हैं 288 पे। अब यहां पे 6 में से 8 जाएगा नहीं तो 16, 16 में से 8 गए 8, यहां पे 8 बचा, 8 में से 8 गई 0 और 2 में से 2 गई 0। अभी ऊपर कोई स्टेटमेंट बची नहीं बची, तो इसलिए हमने क्या करना है, इस 32 को अंदर डालना पड़ेगा और 8 का पारा गिनना पड़ेगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32 और 8 पंजे 40। अब आप ध्यान से देखिए 8 चौके 32 जो है 4 पे आसानी से जा रहा है, तो 2 में से 2 गए 0, तो हमें यहां पे एचसीएफ बताना पड़ेगा। तो एचसीएफ कितना होगा, जिससे पूरा पूरा भाग गया है, किससे पूरा पूरा भाग गया है, 8 से पूरा पूरा भाग गया है, इसलिए हम एचसीएफ क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब इसका भी यदि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना पड़ जाए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखना पड़ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, a इक्वल बी क्यू प्लस में आर। तो यहां पे सबसे पहले 616 को हम लिखेंगे कैसे, 32 की गुणा हमने 19 से की, किसकी गुणा, 32 की गुणा हमने 19 से की, शेषफल हमारा 8 आया। इसके बाद हमने दूसरी संख्या ली 32, 8 की गुणा 4 से की, शेषफल 0 आया। तो इस तरह हमने एचसीएफ निकालना है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, और प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के प्लस 1 के रूप में हो सकता है। देखिए जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 किया था वैसे ही इसमें करना है, और संकेत कह रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, x भी ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 में a लिया था, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है हम a इक्वल बी क्यू प्लस आर लेते हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो हम उसको क्या लेके चलेंगे, a लेके चलेंगे। तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए बहुत सारी बातें तो इसने इस संकेत में ही दे दी, और इसमें प्रत्येक का वर्ग करना है और दर्शाना है कि इन वर्गों को हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे भाई, देखिए हमें क्या दर्शाना है, सबसे पहले वो लिखना है, हमें दर्शाना है कि a इक्वल 3m या 3m प्लस में 1 दर्शाना है। क्या लिखना, क्या दर्शाना हमें, 3m या 3m प्लस 1 दर्शाना है। तो यहां पे जैसे हमने दूसरे प्रश्न में किया था, माना a कोई धनात्मक, देखिए वहां पे विषम आया हुआ था, लेकिन यहां पे विषम की बात है ही नहीं, कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर, और क्या लिखना है,
और लिख के, और b बराबर 3, क्योंकि यहां देखिए 3 क्यों, तो b बराबर 3। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल बी क्यू प्लस में r होता है। जब 3 से a को विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है? शेषफल 0, 1 और 2 मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे हमने लिखा था 0, 3 p, ये हमने जैसे प्रश्न नंबर 2 में लिखा था वैसे ही हमने प्रश्न नंबर 4 में लिख दिया। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले a इक्वल हमें 3q या 3q प्लस 1 लेकर चलना है। क्या लेकर चलना है? 3q या 3q प्लस 1 लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों ओर का, सबसे पहले हम 1 को लेंगे, a बराबर 3q। अब दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर a का वर्ग किया, 3q का वर्ग किया, a स्क्वायर 3q स्क्वायर, सॉरी 3 नहीं, 3 या 9 q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा अलग ले लेंगे। क्या लेंगे? 3 हमने कॉमन लिया, 3q स्क्वायर बचा, जहां m को हम 3q स्क्वायर मान लेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे? m को क्या मान लेंगे? 3q स्क्वायर मान लेंगे। अतः हमारी जो वैल्यू है, हमारी वैल्यू जो है a स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगी? 3m हो जाएगी। इसी प्रकार हम बात करेंगे a इक्वल 3q प्लस 1 लेने पर। देखिए a इक्वल, जब हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, यहां पे हमने क्या लिखना पड़ेगा? हमने यहां पे क्या लिखना पड़ेगा कि दोनों ओर का वर्ग लेने पर, दोनों ओर का वर्ग लेने पर। देखिए सबसे पहले a का वर्ग किया और 3q प्लस 1 का वर्ग किया, a स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 3q प्लस 1। सॉल्व करो भाई, a स्क्वायर 3 तिया 9, q स्क्वायर 1 प्लस 2 तिया 6q। इस एक को इधर ले लेते हैं, यहां पे होगा 9q प्लस 9q स्क्वायर प्लस 6q। इसको ब्रैकेट में लेके अलग से 1 ले लेंगे। अब यहां पे देखिए आप 3q कॉमन ले सकते हो, यहां पे 3 कॉमन ले सकते हो, तो यहां पे आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में 2q, क्योंकि 3 से इसको भाग देंगे और 3 से इसको भाग देंगे प्लस 1। अब वही वाली बात, जहां m बराबर क्या लेंगे? 3 m बराबर क्या लेंगे? 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो अतः हमारे पास क्या हो जाएगा? हमने क्या लिया? हमने लिया भैया m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल 3 और इसी यहाँ पे आ जाएगा m प्लस 1। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे, जो हमने यहाँ पे देखा a स्क्वायर जो था 3m हो गया, देखिए भाई 3m हो गया, और a स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया? 3m प्लस 1 हो गया। अब हमें क्या लिखना है?
यहां लिखना है अतः। देखिए हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है तो हम यहां पे लिख रहे हैं अतः m एक पूर्णांक है। m क्या है? m एक पूर्णांक है, इसलिए हमें क्या लिखना है? 6। इसलिए प्रत्येक के वर्ग के लिए, प्रत्येक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहां पर इनका कहने का मतलब ये था कि हमें संकेत के रूप में कि x कोई धनात्मक पूर्णांक, लेकिन हमने क्या लिया? a कोई धनात्मक पूर्णांक। अब यहां पे हमने कोई भी वर्ग जो लिया है वो 3m और कोई भी वर्ग लिया है वो 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 भी प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 की तरह है। ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए वहां पे वर्ग था, प्रश्न नंबर 4 में वर्ग था, यहां पे घन के रूप में हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले वही जो दर्शाना है वो लिखिए। दर्शाना क्या दर्शाना? हमने a इक्वल 9m, क्या दर्शाना है? 9m या 9m+1 या 9m+8 को दर्शाना है। अब देखिए भाई, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है? जैसे हमने पिछले प्रश्न में लिखा था कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना? b बराबर यहां पे 9 आएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखते हैं हम? a इक्वल BQ+R। जब हम 9 से a को विभाजित करते हैं, यानी कि भाग करते हैं, तो शेष फल 0 से 8 निकलता है भाई। कैसे? क्योंकि 0 से बड़ा होता है हमारा 9 और 9 से बड़ा हमारा कौन होता है? b। अतः a इक्वल हमें क्या लेके चलना है? m है तो 3q ले लेंगे, सॉरी 3 नहीं 9q, 9q या फिर 9q+1 या फिर 9q+8। अब हम एक चीज को लेके चलेंगे, a इक्वल 9q। अब आप देखिए ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इनको क्या ले लेंगे? 9 की जगह पे 3 लेके चल लेंगे। माना, अब हम इनको मान के चल रहे हैं, यहां हम मानेंगे, माना a इक्वल क्या? 3q या 3q+1 या 3q+8। अब हम सबसे पहले एक को लेके चलते हैं 3q। अब इसका घन करने पर देखिए भाई, a की 3 तो 3 की 3।
अब a 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 q की 3। अब हम वही चीज मान के चलेंगे, माना m बराबर क्या, m बराबर, इसको हम कॉमन ले लेंगे भाई, इसको हम कॉमन लेंगे, नो कॉमन, 3q क्यूब, तो 3q क्यूब ले लिया। तो हमने जो माना है उसके अनुसार वैल्यू पुट करेंगे। अब हम आता है हमारे पास जो वैल्यू आई है वो देखिए क्या आई, a क्यूब बराबर, यहां पे क्या था हमारे पास 9 था तो 9 लिखा, और 3q क्यूब किसके बराबर है, m के, तो ये हमारा आ गया 9m। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। यहां पे मैं लाइन खींच रहा हूं थोड़ी सी, यहां लिखेंगे a इक्वल 3q प्लस 1। अब यहां दोनों का घन करने पर देखिए a का घन किया और 3q प्लस 1 का भी घन किया, a घन। अब ये क्या हो जाएगा, हमने a प्लस b का क्यूब जब पढ़ा था तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर पढ़ा था। तो हम यहां पे क्या करेंगे, a 3q क्यूब प्लस b 1, 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस में 3। अब यहां पे देखिए a कौन है, 3q मल्टीप्लाई 1 का वर्ग, सोल्व कीजिए, a क्यूब ये हो गया आपका 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यूब, ये 1, ये 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 तिया 9 क्यू। अब इस एक को पीछे लेंगे हम, a क्यूब 27 क्यू क्यूब प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 9q, और हम एक को ले लेंगे बाहर। अब a क्यूब जो है हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचा आपका कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 3q क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर और यहाँ q प्लस में 1। अब हम यहाँ पे m का मान मानेंगे, m बराबर कितना, m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये लेके चलेंगे। अतः हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्यूब, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, m का मान हमने ये ले लिया, हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो देखो, a क्यूब इक्वल 9m प्लस 1 हो जाएगी। अब हम क्या लिख सकते हैं, अतः m एक पूर्णांक है, इसलिए प्रत्येक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 हो सकता है। आप ध्यान दीजिए कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में वर्क किया था, अब हमारे पास एक वैल्यू और बची थी 3q प्लस 8, वो हम यहां पे तीसरी साइड लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन इतना भी पर्याप्त है। इस तरह आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है वो कंप्लीट हुई।
और इसके अंदर आपके 5 क्वेश्चन हैं जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित है।